सीजन मैंने ओके जी, सो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड कि इफ यू आर गिवन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक अगर मैं स्ट्रक्चर बनाकर दे दूँ आपको ऑलरेडी, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक एलिमेंट है एक्स, आपके पास एक एलिमेंट है एक्स whose outer electrons are 5, whose outer electrons are 5, okay, and the total shells are 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने ये देखा कि आफ्टर ड्राइंग द स्ट्रक्चर कि हमने ये अंदाज़ा लगाया कि वो ग्रुप 5 में होगा, फिफ्थ उसका ग्रुप नंबर है। और क्यों? क्योंकि इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर 5। और टोटल शेल्स अगर हम काउंट करें, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो टोटल 3 शेल्स हैं। तो इसका जो पीरियड नंबर है दैट इज इक्वल टू 3, सो थर्ड पीरियड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉन्डिंग, बॉन्डिंग सिंपल है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले की हुई ये चीजें, सो इट्स जस्ट अ रिवीजन। बॉन्डिंग क्या है? सिंपल अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज, एंड स्पीशीज कुड बी एनीथिंग, could be atom, it could be ion, it could be molecule, could be compound, anything else, okay? तो रीजन क्या होता है एटम्स के ज्वाइन होने का, व्हाई दे आर ज्वाइनिंग ईच अदर? तो आप कहेंगे कि उनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए, उनको स्टेबल होना चाहिए। और कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब वो नोबल गैसेस जैसा हो जाए। नोबल गैसेस कैसी होती हैं? उनका आउटर शेल कंप्लीट होता है। लाइक अगर हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम के आउटर शेल में 2 होते हैं, दैट्स स्टेबल। नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स आल्सो स्टेबल। इसी तरह से जीनॉन है, क्रिप्टॉन है, दे ऑल आर नोबल गैसेस एंड दे हैव अ कंप्लीट आउटर शेल। सो एवरी एलिमेंट want to want to become stable, just like a noble gas। तो अब वो कैसे होंगे स्टेबल? सो दे हैव टू मेक अ बॉन्ड, basically they have to gain electron or they have to lose electron. After gaining or losing electron they will be stable, simple, very simple। तो हमारे पास दो रूल्स हैं, the first rule is octet rule and another one is the duplet rule। Octet rule says that every element must have 8 electrons in their outer shell। अगर है तो that's good, it's stable, if not that's unstable। And duplet rule says these three elements must have 2 electrons, hydrogen, helium, and lithium। They do not follow they do not follow octet rule। They just follow the duplet rule। कौन कौन से वो एलिमेंट हैं? एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, और एक लिथियम है। अच्छा जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। सो बेसिकली आयोनिक बॉन्डिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। मींस दैट कि हमारे पास जो आयोनिक बॉन्डिंग होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन होता है। लाइक दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल। जब वो आपस में अट्रैक्ट होंगे दे आर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। दिस इज आयोनिक बॉन्ड। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज ये इसमें होता है आयोनिक बॉन्डिंग में कि मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड आफ्टर हैविंग द ऑपोजिटली चार्ज आयंस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। हमेशा ऐसे ही होगा, चाहे वो कोई सा भी मेटल हो, कोई सा भी नॉन मेटल हो, कोई भी हो, कोई भी हो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेटल। कोई भी मेटल, ट्रांजिशन मेटल हो, ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 2 का हो, ग्रुप 3 का हो, नॉन मेटल कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी फ्रॉम ग्रुप 7, इट कुड बी फ्रॉम ग्रुप 6। तो दे आर गोइंग टू मेक आयोनिक बॉन्डिंग। अब एक दो एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है उसके अंदर। बेसिकली दिस इज लाइक सोडियम, एंड सोडियम इज अ मेटल। Metal always loses electron, this is the nature of metal। when metal loses electron they form positively charged ion। तो उसको मैंने स्ट्रक्चर बनाकर यूं डिफाइन किया कि भाई ये मेटल है सोडियम का। इसने मैंने जब इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया, सो फर्स्ट शेल कंटेन्स 2, सेकंड शेल कंटेन्स 8, प्रोटॉन नंबर इज 11, प्रोटॉन नंबर इज 11।
So total 11 electrons, and the last shell contains only one electron. The last shell contains only one electron. तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और इसका आउटर शेल कंप्लीट हो गया। अब अगर आप मुझसे ये पूछो कि सर इसने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया, तो दो बातें हैं। एक तो ये मेटल है, मेटल की नेचर ही यही है कि इज टू लूज इलेक्ट्रॉन। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि उसको स्टेबल होना है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ना तो वो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबिलिटी मैंडेटरी है यहाँ पर, चाहे वो लूज करके करे या गेन करके करे। गेन करने का तो तुक ही नहीं बनता ना। गेन कर भी लेना अगर तो वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि फिर भी उसके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। होने कितने चाहिए, मैंने आपको क्या बताया, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसलिए मेटल की जो नेचर होती है, इट ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन। उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अब इसको यहीं संभाल कर रखो। अब आओ क्लोरीन पे काम करते हैं जरा। दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर शेल में, यानी मैंने फुल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर दी क्लोरीन की। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर जो होता है, अल्लाह भला करे आपका, 17 होता है। ओके, सो 17 मीन्स दैट फर्स्ट शेल कंटेन्स 2, देन 8, कितने बचे, 7, देन 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब आप गौर से देखें कि क्लोरीन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन, एंड यू नो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, इट हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन। Every non-metal have to gain electron. Every non-metal. This is very important point. तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसके भी दो रीजन है। एक तो ये नॉन मेटल है तभी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दूसरा रीजन है, गेन करने के बाद स्टेबल हो गया। देखो इसका आउटर शेल कंप्लीट हो गया, चार्ज आ गए इन दोनों पे। और से देखें जरा, Na पे पॉजिटिव आ गया, Cl पे नेगेटिव आ गया। यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था मुझे। देख, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सिंपल। दिस इज आयोनिक सॉलिड, सिंपल सिंपल। इसी तरह से आपको सारे आयोनिक कंपाउंड्स ड्रॉ करने हैं। इसी तरह से आपको सारे आयोनिक कंपाउंड्स ड्रॉ करने हैं। आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स टू ड्रॉ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मुझे जल्दी से ग्रुप पर सेंड करें। शाबाश, फटाफट। सही, जल्दी मीरब, जल्दी। शाबाश मोहम्मद, जल्दी जल्दी, फटाफट, शाबाश। फटाफट फटाफट फटाफट। मोहम्मद, मैग्नीशियम का जो प्रोटॉन नंबर है ना, वो 12 है। ओके, और ऑक्सीजन का 8 है। Okay, so you can match your structure with the this। आप देखें जरा इसे बेटा। मैग्नीशियम के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज द फुल स्ट्रक्चर, दिस इज द फुल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, है ना। ये फुल कॉन्फ़िगरेशन है। एंड यू नो ऑक्सीजन हैज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके आउटर शेल में 6 हैं। क्योंकि 8 होने चाहिए तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, सो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर देगा। तो now it would be having +2 charge and oxygen would be having -2 charge, क्योंकि ये आप डिसाइड करेंगे when you will draw the configuration, when you will draw the structure of metal and non-metal, then you will get to know के how many electrons they are going to lose, how many electrons they are going to gain. So it depends on the group number as well. ये भी मैं आपको बता दूं, सही है ना। क्योंकि मैग्नीशियम इज इन ग्रुप 2, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6, तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो दो दो इलेक्ट्रॉन का आया है चेंज, तो +2 चार्ज इस पे आ गया, Mg+2 हो गया। और ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम काम करते हैं। आफ्टर हैविंग ऑपोजिटली चार्ज, नाउ दे विल बी अट्रैक्टेड हो गया किससे, ऑक्सीजन से, और उसने क्या किया, आयोनिक बॉन्ड बना लिया। बेटा इस तरह से आप आयोनिक कंपाउंड की जो है स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हो। सिर्फ नॉट ओनली सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाकी भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। जैसे कि इफ यू कैन सी कैल्शियम क्लोराइड। भाई कैल्शियम के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन है यार। कैल्शियम के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ईच क्लोरीन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम के पास तो दो थे आउटर शेल में, एक उसने एक क्लोरीन को दे दिया, दूसरा दूसरे क्लोरीन को दे दिया। ऑल आर हैप्पी। कैल्शियम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन उसका भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया, और क्लोरीन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन उसका भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया। कैसा, इंजॉय। तो इस तरह से हम आयोनिक कंपाउंड को बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने के बाद उनका आउटर शेल मस्ट बी कंप्लीट। भाई बात समझ आ रही है मेरी दोनों को, यस और नो। हाँ जी, आगे चलूं। ऑल ओके, मोहम्मद।
यस सर। ऑल इज वेल, गुड। सो दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी देख लो यार आप, कैसे बनाया हुआ है हमने। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 हैं। तो इन इन द फॉर्मूला वी हैव 2 aluminum एंड वी हैव 3 ऑक्सीजन। 1 मिनट लूंगा, अजान हो रही है बेटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओके जी। तो बेटा ये मैंने आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। सो मैं आपको ये नोट सेंड कर दूंगा। सो आप इनकी सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया एज अ रिवीजन। सो यू कैन प्रैक्टिस ऑल द स्ट्रक्चर्स। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, दिस इज यू नो ये प्रॉब्लम मैं आपकी एक सॉल्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मेटल और नॉन मेटल का एक बॉर्डर लाइन बता दें आप। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में आपको ये एक लाइन बनी हुई मिलेगी, एक स्टेयर्स बने हुए मिलेंगे, मतलब बने हुए नहीं मिलेंगे। यू 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 शुड नो कि जो बोरॉन है ना, बोरॉन बेटा इस तरह से, ये जो मेटल, ये मेटालिक साइड है, और वो जो ऊपर वाली साइड है वो नॉन मेटालिक साइड है। सो दिस इज अ बॉर्डर लाइन, आई टोल्ड यू दैट ionic compound can be formed by the combination of metal and non-metals. So these are metals and these are non-metals. So they are going to combine with each other to form ionic compound. तो ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आई विल सेंड यू द नोट्स एज वेल। ओके देन आइए जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्यों? आप पूछो क्यों? क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है यार। तो मतलब आपने क्या किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, बिल्कुल आपने प्राइमरी क्लासेस में क्या देखा था कि यार सॉलिड के particles are tightly packed together. They cannot move. They just vibrate. They cannot move. They are always held together with a strong force of attraction at a fixed position. मूव नहीं करते ना यार वो। जब मूव नहीं करते, करीब करीब होते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा ये लिक्विड्स और गैसेज होती है। नो, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए हम आयोनिक कंपाउंड्स को भी क्या कहते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दूसरी बात ये कि आयोनिक कंपाउंड्स आर लिटिल बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर सॉलिड्स बिकॉज दे एग्जिस्ट एज अ जायंट लैटिस, आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर। मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाई हुई है, दिस इज कॉल्ड अ लैटिस स्ट्रक्चर। अच्छा, लैटिस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसमें ऑपोजिटली आयंस होते हैं, लाइक दिस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द लैटिस स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं 3D स्ट्रक्चर, 3D लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस हम उसे कहते हैं लैटिस हम उसे कहते हैं जिनके पास रेगुलर रेगुलर आयंस हो, ऑपोजिटली चार्ज, मतलब एक रेगुलर पैटर्न में स्ट्रक्चर है ये। एक वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर है ना? एक वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर है ये, रैंडम नहीं है, एक पैटर्न पे बना हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज अ लैटिस स्ट्रक्चर। ओके। तो अब आप देख लें कि कितने ज्यादा इसमें आयन्स हैं। मैंने तो बनाए कम है, ऑब्वियसली ये पूरा काफी बड़ा लैटिस होता है, एक पोर्शन बनाया है मैंने उस लैटिस का। तो मतलब चलो मैं कहता यार आपके पास 2 आयन्स हैं तो अट्रैक्शन कम है, लेकिन अ लॉट ऑफ आयन्स यू हैव, अ लॉट ऑफ कैट आयन्स, अ लॉट ऑफ एन आयन्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में। तो तभी तो हम कहते हैं इट विल require a lot of heat to melt. It will require a lot of heat to boil. So that's why we say that they have high melting and boiling point. This is the reason. Okay. This is the reason they have high melting and boiling point. अच्छा, अगली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। सॉलिड में दे आर बैड कंडक्टर। अच्छा, अगर मैं आपसे रीजन पूछूं ना कि ये कोई भी चीज अगर गुड कंडक्टर होती है तो क्यों होती है, तो ऑब्वियसली अगर मेटल की बात कर रहे हो तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर आप किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो उसके पास फ्री आयंस होते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर है। अगर फ्री आयंस हैं तो सॉल्यूशन गुड कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मेटल गुड कंडक्टर है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स में गुड कंडक्टर हैं इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। देखो, मोल्टन में भी आपके पास फ्री आयंस होंगे और एक्वस में भी आपके पास फ्री आयंस होंगे, लेकिन जब वो सॉलिड है तो वो तो अपनी जगह पे फिक्स है। आयंस तो मूव ही नहीं कर रहे। जब तक आयंस मोबाइल नहीं होंगे, दे कैन नॉट मूव, सो हाउ कैन आई से दैट दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये तो बिल्कुल कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। दूसरा ये कि
आयोनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ जो है ना वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक चार्ज पे और एक साइज पे। भाई लेट सपोज मैंने कंपैरिजन कराया यहाँ दो आयोनिक कंपाउंड का। एक मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, एक मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, और एक मैंने लिया वर्सेस सोडियम ब्रोमाइड। ओके, ये दो आयोनिक कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, इनमें बताओ कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। So you are supposed to consider the two factors. The first one is the charge and another one is the size. तो अब चार्ज को देखें अगर आप बेटा, तो दोनों तो सेम सेम है, +1 -1 +1 -1, चार्ज तो सेम है। अबे यार अब क्या करें भाई, चार्ज तो सेम है, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि दे आर हैविंग द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यू आर सपोज टू कंसीडर अनदर फैक्टर एज वेल, यू हैव टू कंसीडर द साइज। तो जब हमने साइज के फैक्टर को कंसीडर किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो ब्रोमीन है इट्स लार्जर देन क्लोरीन। So if you ask how can you say that bromine is larger than chlorine, because मैंने देखा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर ज्यादा था, क्लोरीन का कम था। ज्यादा प्रोटॉन नंबर है, डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप तो वैसे भी साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तो जब ब्रोमीन का साइज लार्जर है तो उसकी अट्रैक्शन सोडियम से कम है, उसकी अट्रैक्शन सोडियम से कम है। तो इसलिए सोडियम ब्रोमाइड इज अ वीक आयोनिक सॉलिड एज कंपेयर टू द सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से अगर कभी भी आपको कंपैरिजन करना हो, सो यू आर सपोज टू हैव द टू फैक्टर्स, चार्ज एंड द साइज। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द वे that we can compare the two ionic solids. Okay, अहमद क्लियर है, मोहम्मद क्लियर है, मीरब ऑल इज वेल। ओके, यस सर। आगे चलूं? गुड। आइए जरा यहाँ पर भी देख लीजिए आप, Na2 और MgO। भाई चार्ज तो यहाँ डिफरेंट हो गया यार। Na का तो +1 चार्ज है, Mg का +2 है। ऑक्सीजन का चार्ज सेम है, तो जो सेम है उनको थोड़ी देखूंगा मैं, जो डिफरेंट है मैं उनको देखूंगा। मुझे तो बहाना चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो इसलिए सोडियम ऑक्साइड इज अ वीक एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द हायर चार्ज। हायर द चार्ज, हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर द चार्ज, लोअर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये याद रखिएगा। डन। ओके, आइए जरा कोवेलेंट बॉन्ड पर। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बेसिकली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। अब इसका क्या मतलब है भाई? एक चीज और मैं आपको बताऊं, आयोनिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। कैसे? मेटल लूज कर रहा था, नॉन मेटल उसे गेन कर रहा था। उसको कहते हैं ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि कोवेलेंट में ऐसा नहीं हो रहा बेटा, कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बिटवीन द टू नॉन मेटल्स। एक और खासियत है इसकी कि आयोनिक में मेटल और नॉन मेटल इन्वॉल्व थे, लेकिन कोवेलेंट में दोनों नॉन मेटल्स आपको नजर आएंगे। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, यूं समझ लो कि ये भी एक डिफरेंस है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट। नंबर वन, आयोनिक में ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कोवेलेंट में देर इज नो ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि आयोनिक मेटल और नॉन मेटल के बीच में था, जबकि कोवेलेंट जो है वो दोनों नॉन मेटल्स के बीच में है। ओके, अगर आप मुझसे स्ट्रेंथ पूछें कि सर स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट आयोनिक होता है। अगर मैं इसको एक एनोनिम लाइक इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो मैं यूं कह सकता हूं कि जैसे मीरब और मोहम्मद, लेट सपोज दोनों दोस्त हैं। ओके, मैं और मेरा भाई, हम दोनों दोस्त हैं। लेट सपोज अब मीरब को भूख लगी और मोहम्मद के हाथ में एक रोटी है। तो मोहम्मद ने कहा कि यार आधी रोटी तुम ले लो, आधी मुझे दे दो। सही है जी। अब मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार भूख लग रही है। मैंने कहा मेरे हाथ में एक रोटी थी, मैंने कहा ये ले यार, ये पूरी ले लो रोटी। तो अब मैं आपसे पूछूं यार किन दोस्तों के दरमियान मोहब्बत ज्यादा है? तो आप बोलोगे कि मेरे और मेरे भाई के दरमियान। क्यों? कि यार मैंने सेक्रीफाइस किया, मैंने पूरी रोटी उसको दे दी। जबकि जो मोहम्मद मोहम्मद था वो कंजूस है। वो कंजूस है, उसने आधी आधी रोटी दी। तो मतलब ये मोहब्बत तो है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है, बॉन्डिंग तो है बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द आयोनिक। तो इसलिए आयोनिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था पूरा, मैंने अपने भाई को रोटी ट्रांसफर कर दी। जबकि जबकि मीरब और मोहम्मद के बीच में रोटी शेयर हुई है, आधी आधी इन्होंने ली है। तो शेयरिंग वाला बिजनेस हमेशा लॉस में होता है, अट्रैक्शन कम होती है उसमें। ओके, तो कोवेलेंट मतलब कि ये इतना वीक ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम टेम्परेचर देने पे ब्रेक डाउन हो जाए, ऐसा नहीं है, मतलब बस सही है। तो मैंने एग्जांपल से स्टार्ट किया क्लोरीन से। भाई क्लोरीन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन 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 क्लोरीन। इसमें दो एटम्स कंबाइन हुए हैं।
तो अब दोनों एलिमेंट को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो ना, क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें कि दोनों दोनों खुश हो जाएं? क्या करें क्या करें? तो ये दोनों, अगर तुम बोलो कि यार सर क्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, चलो मैं मान लेता हूँ कि एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो भाई क्या ट्रांसफर करने के बाद क्या वो कंप्लीट हो गया? आप बोलोगे नहीं। लेट सपोज आप कहते हो कि यार एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो बेटा इसका क्या बनेगा? ये तो 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये तो बेकार है। तो ना 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 ना, बल्कि ये क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ये आपस में ऐसे कंबाइन हो जाएंगे आकर। इसके लिए हम एक स्पेशल नाम देते हैं, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। एक स्पेशल नाम दिया जाता है, डॉट एंड क्रॉस। What is dot and cross diagram? In this diagram, we only draw the valence electrons. सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर इफ यू हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स, एक को डॉट कह दो एक को क्रॉस कह दो। अक्सर बच्चा पूछ रहा होता है स्कूल में, सर किसको डॉट कहूँ किसको क्रॉस कहूँ? अबे भाई, इट्स जस्ट टू डिफरेंशिएट यार, जस्ट टू डिफरेंशिएट भाई, कि ये इसका है ये इसका है। मतलब कोई इसमें कोई टेक्निकल बात थोड़ी है, कोई बस किसको डॉट कहूँ किसको क्रॉस कहूँ, दिस इज नॉट फिक्स्ड। कभी के बाद क्वेश्चन में वो ऐसा करते हैं, आपकी सहूलत के लिए आपको बता देता है, यूज डॉट फॉर सोडियम, यूज क्रॉस फॉर क्लोरीन। जब वो ऐसा कहे तो ओके, नहीं कहे तो एंजॉय द पार्टी, जो तुम्हारा दिल करे वो तुम उसको कह दो यार, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये क्लोरीन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब तुम अगर मैं अब तुम्हें कहूँ जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस क्लोरीन इज हैप्पी। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ऑल्सो हैप्पी। सो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया आपके पास। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, सो दिस लाइन इज द कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक बात याद रखना हमेशा, कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। अच्छा, तुम ना यूं नहीं लिख सकते, पता है आपको? बड़ी काम की बात बताऊं, सोडियम क्लोराइड को कभी भी यूं नहीं लिखा हुआ तुम्हें नजर आएगा। कभी भी नहीं लिखा हुआ नजर आएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयोनिक है, और ये लाइन कोवेलेंट को शो करती है। बल्कि हम सोडियम क्लोराइड को ऐसे करके लिखते हैं, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो ये गलत है एंड दिस इज राइट, याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। आइए हाइड्रोजन बनाते हैं जरा। अब देख लो, मैंने हाइड्रोजन भी बनाया हुआ है यार। हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया अपना। ओके, चाहो तो यूं भी बना दो, नो प्रॉब्लम। गोल अंडे नहीं बनाना चाह रहे हो, सर्कल नहीं बनाना चाह रहे हो, यूं करके बना दो, नो प्रॉब्लम। ओके, आइए जरा। HCl का बना दिया। Cl के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, H के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। इसको मैं यूं भी बना सकता था। ओके, सो इजी, इट्स सो इजी। इसी तरह से मीथेन है, मीथेन का भी मैंने डॉट एंड क्रॉस बना दिया। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कार्बन को मैं डॉट कह रहा हूँ, हाइड्रोजन को क्रॉस कह रहा हूँ। कार्बन को मैं डॉट कह रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैं क्रॉस कह रहा हूँ। सो कार्बन के डॉट 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, आप बोलोगे सर 4 और चाहिए। मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे सर शुरू में तो आपने बताया कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा जी, बेहतरीन हो गया, गुड हो गया जी, आगे चलते हैं। 4 हाइड्रोजन आ गए, हर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कार्बन इज हैप्पी। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने अपना किया, इसने अपना किया, इसने अपना किया। अब अगर मैं आपको कहूँ जरा कार्बन के काउंट करो, तो आप बोलोगे सर ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, कार्बन इज हैप्पी। कार्बन इज हैप्पी क्योंकि कार्बन का आउटर शेल कंप्लीट हो गया है। फिर मैं आपसे पूछूं क्या हाइड्रोजन के भी दो दो पूरे हो गए? आप बोलोगे ये भी हैप्पी, ये भी हैप्पी, ये भी हैप्पी, ये भी हैप्पी, क्योंकि चारों हाइड्रोजन के आउटर शेल कंप्लीट हो गए हैं। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने होने चाहिए? दो। दो। हाइड्रोजन डुप्लेट को फॉलो करता है। इसी तरह से ये भी एक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, इसी तरह से ये भी एक डॉट एंड क्रॉस है। तो ये आपका मैंने बाइट साइड बना दिया, ऐसे करके चलना है, ऐसे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है आपको। अमोनिया है, फिर वाटर है, फिर ऑक्सीजन है। हाँ, ये आ गई ना बात। अब यहाँ पता है क्या सीन है? सीन ये है, यहाँ पर ये मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कम बनाया है, मैंने ऑक्सीजन का कम बनाया है, इसके ये बचते हैं।
अच्छा, अब पता है क्या होता है बेटा। चलो मैं तुम्हारे साथ साथ ड्रॉ करता हूँ, सही है। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे पता लगेगा दो इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं, तीन होने हैं, चार होने हैं, पांच होने हैं, छह होने हैं, इट डिपेंड्स। ये पता लग जाएगा तुम्हें, जब तुम करोगे तो समझ आ जाएगा। समझ आ जाएगा। बच्चा कहता है तो यार सर को कैसे पता लगा यार दो शेयर हो रहे हैं, सर को कैसे पता लगा चार हो रहे हैं, सर क्या आसमान से उतरे हैं क्या? भाई इलेक्ट्रॉन बनाओ, समझ आने लग जाएगा तुम्हें। अभी देखो जरा, ये मैंने बनाया ऑक्सीजन का, ये मैंने बनाया ऑक्सीजन का। फिर मैंने कहा यार ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने होते हैं? आप बोलोगे सर सिक्स होते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके। इसी तरह का हमारे पास एक और ऑक्सीजन भी है। ये लो मैंने एक और ऑक्सीजन बना दिया, ये लो मैंने एक और ऑक्सीजन बना दिया। अब मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे पूछूं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए? आप बोलोगे सर इसे ना दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। खुद ही आप बोलोगे, है ना, हकीकत बात है ना, इसको दो ही चाहिए ना अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि क्योंकि इनके आउटर शेल में आठ होने चाहिए, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो मैं क्या करूंगा ऐसे, ये देखो, इसने बॉन्ड बना लिया। अब मैं आपसे पूछूं इसने कितने शेयर किए? आप बोलोगे सर चार इलेक्ट्रॉन है टोटल बीच में, यानी कि ये डबल बॉन्ड बनता है, यानी कि ये कुछ ऐसा बनता है भाई, दो लाइनें आएंगी। आप बोलोगे यार ये क्या सीन है अब, ये क्या मसला है? अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊं आपको। देखो मैंने मीथेन को यूं बनाया हुआ है, CH4 को मैंने यूं भी ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है ना बेटा, इसको जरा गौर से देखिएगा, ये बहुत आपको बहुत चीजों की तरफ इशारा दे रहा है। ये कैसे 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 ये वन लाइन इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स, रिमेंबर। वन लाइन इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स, वन लाइन इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई यहाँ पर तो आपके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। गौर से देखो ना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो इसलिए आपको खुद ही पता लग जाएगा मैं कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कराऊं, दो कराऊं, चार कराऊं, छह कराऊं, कितने कराऊं, कितने नहीं कराऊं। यही क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं चलो भाई बताओ जरा नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने शेयर करेंगे। चलो भाई मैं मीरब से पूछता हूँ, मीरब बताओ जरा बेटा, नाइट्रोजन के आउटर शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। मीरब इनको कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए बेटा? हाँ, क्या कहती हो आप? Um, यस, मोहम्मद, व्हाट डू यू थिंक? यस जी सर। मोहम्मद, कितने यस सर। कितने कितने नहीं समझ आ रहा, आवाज कट रही है। टेक्स्ट करो, थ्री। टेक्स्ट करो, चैट पे लिख दो सर थ्री। एग्जैक्टली, यस, थ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि क्योंकि बेटा इनको तो एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं ना यार, भाई इनको तो एट पूरे करने हैं यार, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तीन तीन करेंगे, तो इस तरह से आपको पता लग जाएंगी चीजें। ये देखो जरा, ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बनाया है, इसी तरह से मैंने ईथीन का बनाया है, इसी तरह से मैंने मेथनॉल का बनाया है। अच्छा, मेथनॉल में काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। कंफ्यूज पता है किसमें होता है? सर किसको कहाँ लिखूं सर, सर किसको कहाँ लिखूं, अरेंजमेंट क्या होगी सर, बीच में कौन आएगा सर, आखिर में कौन आएगा सर? तो याद रखना कि ये तो कार्बन आ गया सबसे पहले। ओके, अरेंजमेंट देख लो आप, फॉर्मूले से भी आपको पता लग जाएगा, CH3 OH है, पहले कार्बन, फिर उस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन। एक बात, डॉटेड क्रॉस बनाने के लिए एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। तो याद रखना, ऑक्सीजन कैन मेक ओनली टू बॉन्ड्स, कार्बन कैन मेक ओनली फोर बॉन्ड्स, हाइड्रोजन कैन मेक ओनली वन बॉन्ड। ये पता होना चाहिए तुम्हें, पता होना चाहिए तुम्हें। अब ये कैसे पता लगेगा? उनके ग्रुप नंबर से। जो ग्रुप वन में होते हैं ना, वो एक बॉन्ड बनाते हैं। जो ग्रुप टू में होते हैं ना, वो दो बॉन्ड्स बनाते हैं। जो ग्रुप थ्री में होते हैं ना, वो तीन बॉन्ड्स बनाते हैं। जो ग्रुप फोर में होते हैं ना,
वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। जो ग्रुप 5 में होते हैं ना, जो ग्रुप 5 में होते हैं ना, वो 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। जो ग्रुप 6 में होते हैं ना, वो 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। जो ग्रुप 7 में होते हैं ना, वो एक बॉन्ड बनाते हैं। और जो ग्रुप 8 में होते हैं ना, वो एक भी नहीं बनाते। बेटा ये समझ लो कि ये मैंने तुम्हें एक सब कुछ बता दिया, मतलब डॉट एंड क्रॉस का। ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए ऑक्सीजन ऑलवेज मेक्स 2 बॉन्ड्स। एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया इसने। तो तुम हाइड्रोजन को अगर बीच में लिख दो, ऑक्सीजन को यहाँ लिख दो, तो बड़ी बेतुकी सी बात हो गई ना। हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 में, इट कैन मेक ओनली 1 बॉन्ड। सो आपने हाइड्रोजन बीच में बना दिया, मतलब उसने यहाँ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ वहां भी बनाया हुआ है। टेक्निकल एरर। इसका मतलब बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। बिल्कुल बेसिक उसके पास नॉलेज ही नहीं है। जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगी तो नहीं बना सकते तुम लोग डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। इसके लिए जरूरी है पीरियोडिक टेबल देखने की आदत डालो। बार बार देखो, बार बार देखो, तुम्हारे जहन में बैठ जाएंगी चीजें। ओ वे हाँ यार, वो तो इस ग्रुप में था। मतलब चीजें देखने से भी आ जाएंगी आपको समझ। सही है ना? ओके। तो क्यों भाई, बंदे को चीजें कभी कभार सुनने से भी याद रहती, कभी देखने से भी याद हो जाती हैं चीजें। डिपेंड होता है ये सारा कि क्या है क्या नहीं। फिर आइए जरा, फिर हमारे पास है नाइट्रोजन। फिर हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मैंने अभी बताया था आपको कि नाइट्रोजन कैन मेक, भैया, नाइट्रोजन कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड्स। ये मैंने बना के दिखा दिया आपको। ओके। एक्सप्लेन मैंने पहले ही कर दिया आपको कि क्या सीन है इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सॉलिड होते हैं, मतलब जरूर है सॉलिड होते हैं। भाई ये लिक्विड, और लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। और कोवेलेंट में ना दो तरह के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एक आपको मिलेगा जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मतलब जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। आपको अगर याद हो, हमने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, डायमंड और ग्रेफाइट। ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है। बेटा कितने सारे बॉन्ड्स है ना, कितने सारे बॉन्ड्स है। ये जायंट है, ये जायंट है। ये मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसको हम मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ओके। तो इसलिए याद रखिएगा ये बात कि कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट कंपाउंड में सिंपल भी होते हैं, जायंट भी होते हैं। तो 3 स्ट्रक्चर के अलावा सारे सिंपल मॉलिक्यूलर हैं। एक सिलिका हो गया, एक डायमंड हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया। इसके अलावा अगर कोई हुआ ना तो एग्जामिनर विल टेल यू, एग्जामिनर विल टेल यू कि उसने आपको पहले ही बता दिया भाई ये जायंट है, तो ओके जायंट होगा। नहीं बताया तो आपके जहन में 3 जरूर होने चाहिए। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बातें क्योंकि बेटा जायंट जो है ना वो ऑलवेज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि जो सिंपल है, जैसे वाटर सिंपल कोवेलेंट है, वो तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, है ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंपल मॉलिक्यूलर है, वो तो गैस होती है एट रूम टेम्परेचर पर। ऑक्सीजन सिंपल मॉलिक्यूलर है, वो भी गैस होती है एट रूम टेम्परेचर पर। HCl सिंपल मॉलिक्यूलर है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। भाई डिपेंड करेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है ना इसमें। दे आर नॉट ऑलवेज सॉलिड जस्ट लाइक आयोनिक कंपाउंड, दे आर, they may be liquid, they may be gases, they may be solid, depends on the force of attraction। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उस हिसाब से उनकी स्टेट हो जाएगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स का स्टेट फिक्स नहीं है, मतलब वो वेरी करता है। ओके, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है वो। अच्छा। अच्छा, जो बेटा जो कोवेलेंट है ना, सिंपल कोवेलेंट, दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन होती है ना, उसको हम कहते हैं IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यार मैं आपसे पूछूं, मैंने वाटर को बॉईल करना है, तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो आप बोलोगे सर वाटर वाटर ही रहेगा, बस गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। मैं कहूंगा यार मैंने जो हीट प्रोवाइड की है वो कहाँ गई, कहाँ खर्च हुई है वो हीट? आप बोलोगे सर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये कुछ इस तरह से अट्रैक्टेड होते हैं। सर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये कुछ इस तरह से अट्रैक्टेड होते हैं, इनके बिटवीन अट्रैक्शन होती है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर 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 बिटवीन, इंटर मींस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जब तुम हीट करते हो ना पानी को, तो ये वाली अट्रैक्शन वीक हो जाती है, कोई बॉन्ड थोड़ी टूटता है। मतलब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये वाला,
बेटा ये थोड़ी टूटता है यार, इस ये अगर टूट गया तो तुम्हें तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल कि जस्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग हीटिंग you will be getting hydrogen gas and oxygen gas. This is impossible. Only you will get the water vapors. तो कौन सी अट्रैक्शन वीक हुई? इंटरमोलिकुलर फोर्स। आयोडीन में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, लेकिन ज्यादा होती है तो तभी ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है। वाटर में कम होती है तो इसलिए ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है बेटा, ये भी डिपेंड करता है कि किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। याद रखिएगा, ये चीजें बड़ी काम की बता रहा हूं मैं आपको। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करेगी। ए लेवल्स में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है, ओ में थोड़ी सी कम डिटेल है इसकी। याद रखिएगा। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ग्रुप 7 इमेजिन करो, आपके सामने ग्रुप 7 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके। मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन क्या है, आप बोलोगे सर वो तो गैस होती है एट रूम टेम्परेचर। गुड। मैं आपसे पूछूं क्लोरीन, आप बोलोगे सर गैस है। मैं आपसे पूछूं ब्रोमीन, आप बोलोगे सर वो तो लिक्विड होता है। मैं आपसे पूछूं आयोडीन, आप बोलोगे सर वो तो सॉलिड होता है। अबे भाई, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सॉलिड बनता जा रहा है। पहले गैस था, फिर लिक्विड बना, फिर सॉलिड बन गया, क्यों? तुम बोलोगे सर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती जा रही है। मैं पूछूंगा क्यों, तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। याद रखना, आईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगी। तभी तो वो गैस गैस नहीं रहा बल्कि लिक्विड बन गया। फिर वो लिक्विड किस में चेंज हो गया? सॉलिड में चेंज हो गया, डिपेंडिंग ऑन आईएमएफ। एंड आईएमएफ इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? आईएमएफ इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है, एकदम आसान सी बात है। ओके। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम टॉपिकल भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, वहां भी आपको बता दूंगा। अच्छा, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। और ऐसा नहीं है कि सारे सॉल्यूबल हैं। जैसे आयोनिक कंपाउंड्स है ना, वो सब सॉल्यूबल होते हैं। जैसे आयोनिक कंपाउंड्स है ना, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आयोनिक भी हो और इनसॉल्यूबल भी हो। याद रखिएगा ये बात मेरी। लेकिन कोवेलेंट में बेटा डिपेंड करता है। ये मैंने कुछ बातें लिखी हैं इंपॉर्टेंट, कि जितने भी एसिड्स है ना वो सॉल्यूबल है, जबकि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है दे आर इनसॉल्यूबल। क्योंकि हालांकि दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन कुछ कोवेलेंट बॉन्ड सॉल्यूबल होते हैं और कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं। तो वो मैंने यहाँ उसकी समरी लिख दी है। जितने भी आपके पास एसिड्स हैं वो सॉल्यूबल होंगे, बाकी जो डायटोमिक है वो वाटर में इनसॉल्यूबल होंगे। तो ये है बेटा जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। डायमंड है, ग्रेफाइट है, और इसमें ये है कि सिलिका है। तो इसकी ये और मेटालिक बॉन्डिंग, तो ये एक टॉपिक है। मतलब ये एक एक क्लास में हो जाते हैं, जबकि जो आयोनिक और कोवेलेंट है तो वो हमारा पोर्शन एक क्लास में जो है वो खत्म हो जाता है। ओके। तो इसमें ये है कि थोड़ा बहुत बता देता हूँ अभी मैं आपको। डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका, तीनों जायंट स्ट्रक्चर्स हैं। तीनों के मेल्टिंग पॉइंट्स हाई हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। जायंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। और से देखें तो ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद 4। एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। एवरी कार्बन इज कनेक्टेड विद द 4 कार्बन। और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहीड्रल। इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? टेट्राहीड्रल कहते हैं। ओके। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहीड्रल। ओके। तो आइए जरा। रिजिड स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग है, तभी तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हार्ड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। यूज इसका है, इट इज यूज फॉर कटिंग टूल्स। फिर आइए जरा ग्रेफाइट पर। मतलब ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ये भी कार्बन से ही बना है, लेकिन इसमें हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तभी ये गुड कंडक्टर है। ओके। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जबकि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। जबकि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था, नहीं था। ओके। आइए जरा फिर सिलिका के, अच्छा सिलिका और डायमंड का सेम स्ट्रक्चर है। बट सिर्फ फर्क इतना है कि सिलिका में SI और ऑक्सीजन होता है, लाइक दिस। बाकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल वही है, बॉन्ड्स भी उतने ही है, सब कुछ वही है। सब
कुछ वही है, बिल्कुल डायमंड जैसी ज्योमेट्री है। तो ये होते हैं जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि दे कंटेन मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यह है कि इंशाल्लाह इसको फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे।